अस्सलामुअलैकुम। एमडीकेट 2025 के जो टेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस ने पंजाब प्रोविंस के लिए कंडक्ट किया था, उसके पेपर कोड सी के फिज़िक्स पोर्शन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फिज़िक्स पोर्शन कोड सी के जो एमसीक्यूज़ है वो 127 से स्टार्ट होते हैं। 127 एमसीक्यूज हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि द यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की यूनिट हमारे पास कौन सी है? सो द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसको हम डिफाइन करते हैं बाय दिस एक्सप्रेशन, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू डेल रो डिवाइडेड बाय रो नॉट एंड टू डेल्टा टी। हमारे पास डेल रो जो है ये इंक्रीज एंड रेजिस्टिविटी है, रो नॉट हमारे पास ओरिजिनल रेजिस्टिविटी है, जबकि डेल्टा टी हमारे पास है इंक्रीज एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पर यूनिट को लिखते हैं इंक्रीज एंड रेजिस्टिविटी, इसकी यूनिट हमारे पास है ओहम मीटर। हमारे पास जो ओरिजिनल रेजिस्टिविटी है इसकी यूनिट भी हमारे पास है ओहम मीटर, एंड टेम्परेचर की ऐसा यूनिट हमारे पास है केल्विन। तो ओहम मीटर के साथ कट जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 1/K। सो द SI यूनिट ऑफ द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज पर केल्विन, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए में पर डिग्री सेंटीग्रेड भी गिवन है, लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये हमारे पास टेम्परेचर की SI यूनिट नहीं है, सो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी पर केल्विन की। एमसीक्यूज नंबर 128 कुछ ऐसे तरह के द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स on an object as it moves from a reference level to a higher point S। कहते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट पर जब हम इसको रेफरेंस लेवल से हाईएस्ट पॉइंट पर ले जाते हैं तो इसकी वर्क डन कैसे होगी। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये एक रेफरेंस लेवल है, इसी सरफेस रेफरेंस लेवल से हम एक ऑब्जेक्ट को हाईएस्ट पॉइंट पर ले जाते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमारे पास है अपवर्ड। तो ये दोनों डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स जो है ये एंटी पैरेलल है, सो एंगल हमारे पास होगी 180 डिग्री की। तो वर्क डन हम फाइंड करते हैं थ्रू दिस एक्सप्रेशन, दिस इज W एस इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू है 180 डिग्री, कॉस ऑफ 180 डिग्री हमारे पास बराबर होते हैं -1 के। सो -1 इस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सो दैट विल बी W एज इक्वल टू -FD। जो वर्क डन है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स when the object is moved from the reference level to a higher point is negative, that is option B is the correct option। 129 MCQs हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि if two speakers emit sound at same frequency and phase, maximum loudness occurs when। कहते हमारे पास दो स्पीकर्स हैं जिससे दो साउंड्स जो है सेम फ्रीक्वेंसी एंड फेज के जो है वो एमिट होते हैं, तो मैक्सिमम लाउडनेस कब होगी। तो लेट सपोज हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास है स्पीकर नंबर 1, ये हमारे पास है स्पीकर नंबर 2, दोनों से जो है साउंड एमिट होती है इन द सेम डायरेक्शन, दोनों की फ्रीक्वेंसी एंड फेज भी सेम है, तो दोनों साउंड जो है वो सेम डायरेक्शन में प्रोपिगेट कर रहा है। सो इन दोनों के बीच होगी इंटरफेरेंस फिनोमेना। अब इंटरफेरेंस फिनोमेना हमारे पास दो तरह की होती है, एक को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरे को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव के इंटरफेरेंस के कारण हमारे पास जो लाउडनेस है वो मैक्सिमम होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण हमारे पास जो लाउडनेस है वो मिनिमम होती है। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगी जब हमारे पास इन दोनों साउंड्स के बीच जो पाथ डिफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ के बराबर हो।
n की वैल्यू हमारे पास होते हैं 1, 2, 3 एंड 4, n इंटीजर्स हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस जो है वो हमारे पास बराबर होती है हाफ इंटीग्रल मल्टीपल के, दैट इज n प्लस 1/2 n2 लेमडा। अब देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन में कौन सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें जो पाथ डिफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर हो। तो ऑप्शन ए में है पाथ डिफरेंस इज λ/2 जो कि हाफ इंटीग्रल मल्टीपल है। सो इसके कारण हमारे पास होगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसकी वजह से जो लाउडनेस है वो मिनिमम होगी। पाथ बी में है पाथ डिफरेंस इज λ, यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास है 1। सो जब हमारे पास n की वैल्यू 1 हो, पाथ डिफरेंस हमारे पास होगी इंटीग्रल मल्टीपल and the interference will be constructive interference. The loudness will be maximum loudness. So option B is the correct option. Path difference is lambda. 130 MCQs हमारे पास कुछ इस तरह के when an object attains terminal velocity its acceleration is. टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो तो इसमें दो तरह के फोर्सेस लग रही है। एक हमारे पास होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होते हैं हमारे पास ड्रैग फोर्स। जब इन दोनों फोर्सेस की जो वैल्यू है वो बराबर हो तो नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट दैट विल बी इक्वल टू 0। अब जब नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट 0 है तो इसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो होते हैं कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। और जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू है 0, तो जब नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास होगी 0। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 131 MCQs हमारे पास कुछ इस तरह है कि a 0.5 kilogram ball moving at 6 meter per second has kinetic energy। एक बॉल है जिसकी मास है 0.5 किलोग्राम 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। सो काइनेटिक एनर्जी को हम फाइंड करते हैं थ्रू दिस एक्सप्रेशन, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 n2 mv स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, सो दैट इज 1/2। अपनी जगह पर मास की वैल्यू हमारे पास है 0.5, वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास है 6, सो दिस 6 का स्क्वायर, सो दैट इज 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। 6 का स्क्वायर हमारे पास होती है 36, 2 को 36 के साथ कट करते हैं, सो दैट बिकम्स एज 18। 0.5 को जब 18 के साथ मल्टीप्लाइड करते हैं तो दैट गिव्स अस 9। सो एक बॉल जिसकी मास 0.5 किलोग्राम्स एंड दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, इसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास होगी 9 जूल, जो कि है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 132 MCQs हमारे पास कुछ इस तरह है कि a fluid is flowing through a tube to undergo a transition from laminar to turbulent flow, its velocity must be। एक ट्यूब में फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है। हमारे पास जो ट्रांजिशन है फ्रॉम द लेमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो, तो ये कब होगी। तो याद रखिए जब फ्लूइड की स्पीड कम हो तो हमारे पास जो फ्लो है वो होते हैं लेमिनार फ्लो। हायर स्पीड पर हमारे पास जो फ्लो है वो होते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो लेमिनार जो लो स्पीड पर और टर्बुलेंट हाई स्पीड पर, तो इन दोनों के बीच हमारे पास एक स्पीड होती है जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल स्पीड। अब अगर क्रिटिकल स्पीड से किसी फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा हो तो हमारे पास होगी टर्बुलेंट फ्लो। इसी क्रिटिकल स्पीड से अगर इस फ्लूइड फ्लो की स्पीड कम हो तो हमारे पास होते हैं लेमिनार फ्लो। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो फ्लूइड है वो जब ट्यूब में फ्लो कर रहा है तो इसकी ट्रांजिशन फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो ये कब होगी। तो जब हमारे पास क्रिटिकल जो फ्लूइड फ्लो की जो वेलोसिटी है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा हो तो हमारे पास जो ट्रांजिशन है दैट विल बी फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो। दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी।
133 MCQs हमारे पास कुछ इस तरह है कि फॉर टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस द इलेक्ट्रिक फील्ड वीकेस्ट। कहते हमारे पास दो इक्वल पॉजिटिव चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर वीक होगी। सो लेट सपोज हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो कौन सी पॉइंट पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। तो इलेक्ट्रिक जो पॉजिटिव चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है, दूसरी चार्ज जो है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड होगी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो इन दोनों चार्जेस के बीच हमारे पास होगी रिपल्शन, और रिपल्शन के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बेंड होगी। तो इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो होगी एब्सेंट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एब्सेंट होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास होगी जीरो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो at the midway between the two charges. That is option A is the correct option. अगर हम इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वेरी कर रहा है विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। हमारे पास जो डिस्टेंस है वो अगर इनफाइनाइट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास होते हैं जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक्सटेंड होते हैं टू इन्फिनिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिर्फ इन्फिनिटी पर ही जीरो होते हैं, लेकिन यहाँ पर दो चार्जेस गिवन है, तो दो चार्जेस की वजह से इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास होगी जीरो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को करेगा कैंसल, जिसकी वजह से इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। 134 MCQs हमारे पास कुछ इस तरह है कि a projectile is launched in air with certain angle, its velocity is maximum 8। कहते हैं अगर हमारे पास ये एक सरफेस है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ से हम एक प्रोजेक्टाइल को किसी सर्टेन एंगल के साथ प्रोजेक्ट करते हैं, तो कौन सी पॉइंट पर हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो प्रोजेक्टाइल के फ्लाइट के दौरान हमारे पास दो तरह के वेलोसिटी होते हैं। एक हमारे पास होती है वर्टिकल वेलोसिटी Vy, एक हमारे पास होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी Vx। फ्लाइट के दौरान Vy की वैल्यू जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है अप टू द हाईएस्ट पॉइंट, जबकि Vx यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वैल्यू थ्रू आउट द फ्लाइट जो है वो हमारे पास कांस्टेंट रहती है। तो जो नेट वेलोसिटी है वो हम फाइंड करते हैं थ्रू दिस एक्सप्रेशन, दैट इज v इज इक्वल टू Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर अंडर द रूट। तो Vx की वैल्यू तो हमारे पास कांस्टेंट है, Vy की वैल्यू जहां पर मैक्सिमम होगी तो प्रोजेक्टाइल की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम होगी। तो Vy यानी वर्टिकल वेलोसिटी वो जब प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ जा रहा हो तो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के तक इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। तो इस वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मैक्सिमम होगी। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर हमारे पास Vx की वैल्यू एंड Vy दोनों की वैल्यू है। सो लिहाजा एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो है प्रोजेक्टाइल की वैल्यू और जो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल है उसकी वैल्यू होती है मैक्सिमम। इट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 135 MCQs हमारे पास कुछ इस तरह है कि if the distance between two charges is half, the magnitude of charges are also doubled, then the force between these charges becomes। कूलम्स लॉ के बारे में MCQs है। कहते हैं हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज को हम मान लेते हैं कि Q1 है, दूसरा चार्ज हमारे पास Q2 है। इन दोनों के बीच हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है R, सेपरेशन हमारे पास इन दोनों के बीच है R। तो जब हम इस R को हाफ कर देते हैं और चार्जेस की वैल्यू को करते हैं डबल, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी। तो कूलम्स लॉ के मुताबिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम फाइंड करते हैं F इक्वल टू K/Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो दिस इज K/Q1 ये डबल है, सो दिस इज 2Q1, Q2 ये भी डबल है, सो दिस इज 2Q2। सेपरेशन जो ये हाफ हो जाती है
दैट इज r डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। तो ये 2:2 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 4 k(q1 q2) डिवाइडेड बाय r डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सो ये 4 ऊपर जाके इस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हमारे पास जो फोर्स है इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी 16 टाइम्स। दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 136 MCQs हमारे पास कुछ इस तरह है कि if a body having mass m1 2 kilogram moving with 5 meter per second approaches another mass that has value of 3 kilograms with the speed of 1 meter per second in same direction. Relative speed of approach is 4 meter per second. Relative speed of separation after collision will be। यहाँ पर जो कोलिजन है वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, जिसको हम कहते हैं वन डायमेंशनल कोलिजन। और वन डायमेंशनल कोलिजन ये हमारे पास होते हैं इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी स्पीड ऑफ अप्रोच ये बराबर होती है रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन की। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच ये हमारे पास है 4 मीटर पर सेकंड। सो लिहाजा रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन ये भी होगी 4 मीटर पर सेकंड। दैट इज ऑप्शन B is option A is the correct option। 137 MCQs हमारे पास कुछ इस तरह है कि P is the momentum of an object and M is its mass, then its kinetic energy is। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मोमेंटम P है एंड मास M है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सो काइनेटिक एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं बाय दिस एक्सप्रेशन, दैट इज काइनेटिक एनर्जी as equal to 1 divided by 2mv square। इसे राइट साइड को m पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, सो दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 2m एंड 2m स्क्वायर v स्क्वायर। इसको हम इसी तरह सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 2m एंड 2m v होल स्क्वायर। m v हमारे पास है मोमेंटम, सो दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 2 m एंड टू m की जगह हम लिखेंगे p, सो दिस इज p स्क्वायर। p स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, सो दैट इज p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन होगी हमारे पास p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। दैट इज ऑप्शन b इज द करेक्ट ऑप्शन। 138 MCQs हमारे पास कुछ इस तरह है कि the electric field at a point due to two equal and opposite charges is 100 Newton per coulomb. If the magnitude of charges is double, then the electric field at that point becomes। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो चार्जेस के बीच जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास इक्वल है एंड साइन जो है वो अपोजिट है, यानी एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, उसकी वैल्यू हमारे पास 100 न्यूटन पर कूलम है। जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज को डबल करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसी पॉइंट पर क्या होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये प्रोपोर्शनल होती है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। आप जब चार्ज को डबल करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हमारे पास डबल होगी। तो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास है 100 न्यूटन पर कूलम। जब हमारे पास चार्ज को डबल करते हैं, जब हम चार्ज को डबल करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हमारे पास होगी डबल, यानी दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 न्यूटन पर कूलम। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट गिव्स अस 200। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द 200 न्यूटन पर कूलम, दैट इज ऑप्शन सी। 139 MCQs कुछ इस तरह है कि if a plastic sheet of relative permittivity is 2.5 is inserted between 2 point charges placed in vacuum, then the electrostatic force between them be। लेट्स सपोज ये हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज इसकी वैल्यू हमारे पास Q1 एंड इसकी चार्ज की वैल्यू हमारे पास है Q2। इन दोनों के बीच हमारे पास स्पेस है। अब इसी स्पेस में हम एक प्लास्टिक शीट को रखते हैं जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हमारे पास है 2.5। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो मीडियम डिपेंडेंस, जब हम कूलम्स लॉ को डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर हम इसी एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करते हैं कि F इज इक्वल टू F नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर।
एफ हमारे पास वो फोर्स है जब इन दोनों चार्जेस के बीच जब हम किसी मीडियम को लाते हैं। एफ नॉट हमारे पास वो फोर्स है जब इन दोनों चार्जेस के बीच हमारे पास वैक्यूम हो। तो और एप्सिलॉन आर हमारे पास है रिलेटिव परमिटिविटी। तो मीडियम के इंसर्शन की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है और वो डिपेंड करती है द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हमारे पास है 2.5। सो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। सो दिस इज एफ नॉट डिवाइडेड बाय 2.5। सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2.5। That is option B is the correct option. 140 MCQs हमारे पास कुछ इसी तरह है कि after 3 half lives the remaining friction of a radioactive sample is 3 half life के बाद जो है रेडियोएक्टिव सैंपल्स की कौन सा फ्रिक्शन हमारे पास बाकी रहेगा। तो इसी तरह के MCQs को जब हम सॉल्व करते हैं तो रिमेनिंग फ्रिक्शंस के लिए हम लिखते हैं लेट्स सपोज n इज द रिमेनिंग फ्रिक्शंस एंड 1/2 इज द हाफ लाइफ एंड n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ है वो है 3। so this is 1/2 की पावर 3। so this is 1 divided by 2 power 3 is 8। so this is 1/8 ऑफ द फ्रैक्शन जो है वो आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स हमारे पास बाकी रहेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 141 MCQs हमारे पास कुछ इस तरह है कि if the horizontal range of a projectile becomes half of its maximum possible horizontal range, the probable angle of projection is। एक प्रोजेक्टाइल है उसकी हॉरिजेंटल रेंज जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजेंटल रेंज के हाफ है। तो हमारे पास जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो क्या होगी। तो हॉरिजेंटल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को हम फाइंड करते हैं थ्रू दिस एक्सप्रेशन। दिस इज आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर एंड टू साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये किसी भी एंगल पर जब हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास यही एक्सप्रेशन होती है। मैक्सिमम रेंज हमारे पास होती है आर मैक्सिमम इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, क्योंकि मैक्सिमम रेंज तब होगी जब हमारे पास साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 के बराबर हो। तो हमारे पास रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। यहाँ पर गिवन है कि हमारे पास जो आर है that become as half of the maximum range. This is r maximum divided by 2। यहाँ पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं इस एक्सप्रेशन को एंड इस एक्सप्रेशन को। सो r की वैल्यू हमारे पास है v नॉट स्क्वायर एंड दिस इज साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। r मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास है v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। यहाँ पर 2 है डिवाइड में, सो 2 इस जी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज 2g। अब वी नॉट स्क्वायर को इस वी नॉट स्क्वायर के साथ कट करते हैं, जी इस जी के साथ चला जाएगा। सो हमारे पास रह जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब साइन 2 थीटा यानी साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 1/2 के बराबर है। तो साइन थीटा उस एंगल के लिए 1/2 के बराबर होती है, यानी जो एंगल जिस पर साइन की वैल्यू 1/2 हो उसको वो होते हैं 30 डिग्री। सो हमारे पास ये 2 थीटा जो है that will become as 30 डिग्री। तो दोनों साइड को जब हम 2 पर डिवाइड करते हैं so that become as 15 डिग्री। सो 15 डिग्री पर जब हम किसी जो प्रोजेक्टाइल इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो इसकी जो हॉरिजेंटल रेंज है ये मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजेंटल रेंज के हाफ होगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 15 डिग्री। 142 MCQs हमारे पास कुछ इस तरह है कि in an ideal transformer if the primary voltage is double and the turn ratio remains the same, what happens to the secondary current। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए जो इक्वेशन हम यूज करते हैं वो हमारे पास होते हैं Vs डिवाइडेड बाय Vp is equal to Ns divided by Np and this is equal to Ip divided by Is। आप कहते हैं हमारे पास जो टर्न रेशियो वो है सेम।
तो इसको हम लिखेंगे फिर इसी तरह, दैट इज वी एस डिवाइडेड बाई वी पी एस इक्वल टू आई पी डिवाइडेड बाई आई एस। क्रॉस ज़रब देते हैं, सो दैट विल बी वी एस इंटू आई एस एंड दिस इज इक्वल टू वी पी इंटू आई पी। आप कहते हैं कि हम जो प्राइमरी वोल्टेज है इसको डबल करते हैं, दैट बिकम एज 2। तो हमारे पास जो सेकेंडरी करंट है वो क्या होगी? तो ये हमारे पास ओहम्स लॉ है, ये भी ओहम्स लॉ है। तो जब हम इसको डबल करते हैं तो यहाँ पर जो करंट है इसकी वैल्यू भी हम डबल इसकी वैल्यू भी डबल हो जाएगी। सो दैट विल बी आई एस, दैट विल बिकम एज 2, सो दैट टू कंजर्व द ओहम्स लॉ। ये दोनों साइड पर इक्वेशन को इक्वेट करना है न्यूमेरिकली एंड जो है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में भी। तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 आएगा। सो जो सेकेंडरी करंट है ये इसकी वैल्यू हमारे पास होगी डबल, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 143 एमसीक्यूज हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि an angular displacement of 90 degree is equal to 90 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास रिवोल्यूशन के कौन से पार्ट होते हैं? तो याद रखिए, जब हमारे पास एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एंगल जो है वो बराबर होती है 360 डिग्री। कौन सा एंगल इस पूरे रिवोल्यूशन के कितने पार्ट का है उसको हम फाइंड करते हैं, दैट द एंगल डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। जो भी एंगल हमने फाइंड करना है कि इस पूरे रिवोल्यूशन की कितनी पार्ट के बराबर है, तो हम इसको इसी थीटा की जगह उस वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ पर 90 डिग्री है, सो यहाँ पर हम पुट करते हैं 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। 0 इस 0 के साथ चला जाएगा, सो 9 डिवाइडेड बाय 36 से हमारे पास आएगी 1/4। सो 90 डिग्री हमारे पास है 1/4 of the revolution, that is option A is the correct option। 144 MCQs हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि the time in which half of the given number of radioactive nuclei decays is known as। वो टाइम जिसमें हाफ ऑफ द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डिके होती है तो उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 145 एमसीक्यूज हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि अर्थ रिसीव लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम। तो अर्थ जो है ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी डायरेक्टली गेन कर रहा है फ्रॉम द सन, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 146 एमसीक्यूज कुछ ऐसे तरह है कि a phase difference of 90 डिग्री is equal to, यहाँ पर कन्वर्ट किया गया है डिग्री टू रेडियन। तो जब हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसी एंगल को पाई डिवाइडेड बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास जो डिग्री है वो एंगल एंड डिग्री है वो कन्वर्ट हो जाएगी रेडियन को। सो यहाँ पर एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, सो दैट मल्टीप्लाइंग, सो 0 0 के साथ चलाएगा 9 2 के साथ, सो दैट विल बी पाई डिवाइडेड बाय 2 रेडियन। सो 90 डिग्री हमारे पास पाई डिवाइडेड बाय 2 रेडियन के बराबर होती है, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इट इज पाई डिवाइडेड बाय 2। 147 एमसीक्यूज हमारे पास कुछ ऐसे तरह के the reciprocal of the resistivity of a material is called। reciprocal of resistivity of a material को हम कहते हैं conductivity, that is option B is the correct option। 148 MCQs हमारे पास कुछ ऐसे तरह के the Balmer series of hydrogen spectrum appears in। Balmer series हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो Balmer सीरीज है हम उसी सीरीज को कहते हैं जब अपर लेवल से ट्रांजिशन होती हो सेकंड लेवल को, तो उसी दौरान हमारे पास जो एनर्जी एमिट होती है वो कौन सी रीजन में होगी। तो ये एमसीक्यूज मैंने जो एमडीकेट 2025 का जो सिलेबस के लिए जो वीडियोस मैंने इसी चैनल में अपलोड किए उसी ये एमसीक्यूज उसी रिकमेंडेड एमसीक्यूज से हैं, जिसका लिंक मैं नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है।
सो बॉमर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो लाई कर रहा है विजिबल रीजन में। 149 एमसीक्यूज हमारे पास कुछ इस तरह है कि a ball is thrown into the air with certain velocity v, making an angle theta with horizontal. If air resistance is neglected, then its maximum height, its velocity is. प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में है। जब हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंक देते हैं विद अ सर्टन एंगल, तो कौन से पॉइंट पर हमारे पास यानी हाईएस्ट पॉइंट पर जो है, इसी हाईएस्ट पॉइंट पर हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पर हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वैल्यू है वो तो है कांस्टेंट, क्योंकि थ्रू आउट द फ्लाइट जो है एक्स जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। हाईएस्ट पॉइंट पर हमारे पास वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है। सो लिहाजा हाईएस्ट पॉइंट पर हमारे पास जो वेलोसिटी है इसकी वैल्यू मिनिमम होगी एंड दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स कंपोनेंट की वैल्यू तो होगी ना वेलोसिटी की। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, मिनिमम बट नॉट 0। 150 एमसीक्यूज हमारे पास कुछ इस तरह है कि a cannon is placed on a smooth surface. When it fires a shell, the cannon moves backward. This recoil occurs due to. तो फायरिंग ऑफ अ गन में हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ एग्जिट एंड वेलोसिटी ऑफ रिकाइल होती है, तो इसमें हमारे पास होती है एक्शन एंड रिएक्शंस। रिकाइल रिएक्शंस की वजह से होती है। सो और एक्शन एंड रिएक्शन हम पढ़ते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। So this recoil is due to the Newton's third law of motion. 151 MCQs हमारे पास कुछ इस तरह है कि if the surface charge density of an infinite sheet increased by 25%, the electric field intensity. तो surface charge density इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के जब हम 25% के साथ इंक्रीज करते हैं तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। सो फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ हम हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी को। जब हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को 25% इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 25% इंक्रीज होगी। That is option A is the correct option. 152 MCQs हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि an incompressible fluids flow through a pipe that becomes narrower in one section. The fluid speed increases in that region to maintain. कहते हैं हमारे पास एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है जो किसी पाइप में फ्लो कर रहा है एक नैरो रीजन में, एक ऐसे पॉइंट जहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू कम है, तो वहां पर फ्लूइड स्पीड की वैल्यू क्या है, ज्यादा। तो हमारे पास इस रीजन में क्या होगी। सो यहाँ हमारे पास ये एमसीक्यूज बेस कर रहा है हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर। तो कांस्टेंट जो स्पीड इंक्रीज करता है इन दैट रीजन्स, तो इसको मेंटेन करने के लिए जो फ्लो रेट है दैट विल बी ऑफ द कांस्टेंट मास फ्लो रेट, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 153 एमसीक्यूज हमारे पास कुछ इस तरह है कि इन अ पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन एस फ्लूइड एंटर्स द नैरो रीजन एट एक्सहिबिट। एक पाइप है जिसकी क्रॉस सेक्शन हमारे पास वेरी कर रहा है जब फ्लूइड नैरो रीजन में, नैरो रीजन का मतलब है कि हमारे पास जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो डिक्रीज्ड है। सो एट एक्सहिबिट, तो फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज इक्वेशन, जब हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट रही हो तो फ्लूइड स्पीड है इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। एंड बर्नौलीज इक्वेशन के मुताबिक जब फ्लूइड स्पीड इंक्रीज हो रही हो तो हमारे पास प्रेशर की वैल्यू हमारे पास होगी डिक्रीज। तो इसी नैरो रीजन में हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू होगी हाई, प्रेशर की वैल्यू हमारे पास होगी लो। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, हाई वेलोसिटी एंड लो प्रेशर। 154 एमसीक्यूज हमारे पास कुछ इस तरह है कि the curved shape of an aeroplane wings causes air to move faster over the top surface. This leads to,
अगेन दिस MCQs इज फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। तो एरोप्लेन के विंग्स की जो अपर सरफेस है इसको हम कर्व शेप में इसलिए बना रहे हैं ताकि कर्व यहाँ पर ये इसी कर्व सरफेस के ऊपर जो है फ्लूइड स्पीड जो है वो ज़्यादा हो। तो जब फ्लूइड स्पीड ज़्यादा हो तो प्रेशर की वैल्यू हमारे पास होगी कम। तो टॉप सरफेस पर हमारे पास प्रेशर की वैल्यू कम होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, लोअर प्रेशर ऑन द टॉप। 155 MCQs हमारे पास कुछ इस तरह के द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम डू नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू। प्रोटॉन ऑफ एन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये बाहर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन्स के बीच होती है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, और इस स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स के वजह से जो दो प्रोटॉन है वो एक दूसरे के साथ टाइटली हेल्ड होती है। सो दिस प्रोटॉन does not exit out of the nucleus of an atom because of the strong nuclear force. Option D is the correct option. 156 MCQs हमारे पास कुछ इस तरह के मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू आउटर स्पेस बिकॉज दे। मैकेनिकल वेव्स हमारे पास वो वेव्स होते हैं जिसके प्रोपिगेशन के लिए सर्टन मीडियम की ज़रूरत होती है, और जब मीडियम ना हो तो इसकी जो ट्रांसमिशन है वो लॉस हो जाएगी। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ लॉस ट्रांसमिशन विदाउट इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। क्योंकि स्पेस में हमारे पास पार्टिकल नहीं होगी नहीं होती, तो जब पार्टिकल नहीं होती तो हमारे पास जो है मैकेनिकल वेव्स वो ट्रांसमिशन नहीं कर सकता। 157 MCQs हमारे पास कुछ इस तरह है कि टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल इक्वल एट्स EMF ओनली व्हेन। टर्मिनल वोल्टेज और EMF ऑफ द सेल जो है इसके बीच जो रिलेशन है वो हमारे पास कुछ इस तरह है कि द टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू द EMF माइनस द IR टर्म्स। अब टर्मिनल वोल्टेज और EMF की वैल्यू तब जीरो होगी जब हमारे पास इस टर्म की वैल्यू जीरो हो, तो इस टर्म की वैल्यू तब जीरो होगी जब हमारे पास करंट I की वैल्यू जीरो हो। सो the terminal voltage will be equal to the EMF of the cell when there is no current is flowing in the circuit. That is option A is the correct option. 158 MCQs हमारे पास कुछ इस तरह है कि a loop moves towards a stationary magnet, the induced current will। कहते हैं एक स्टेशनरी मैग्नेट की तरफ हम एक लूप को मूव कर रहे हैं तो इंड्यूस करंट क्या करता है। सो लेट्स सपोज ये हमारे पास है एक स्टेशनरी मैग्नेट, इट्स नॉर्थ पोल एंड इट्स साउथ पोल एंड दिस इज एट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से हम एक लूप को इसी एंड स्टेशनरी मैग्नेट की तरफ ला रहे हैं। तो जब हम इस लूप को इस स्टेशनरी मैग्नेट की तरफ ला रहे हैं तो इस लूप के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जो है वो चेंज होगी, जिसके कारण इसी लूप में हमारे पास इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी। अब लेंज लॉ के मुताबिक वो इंड्यूस करंट ऐसे डायरेक्शन में फ्लो करेगा जो एक्सटर्नल जो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको अपोज कर सके। तो जब हम इसको इसके नज़दीक ला रहे हैं तो इंड्यूस करंट इसी लूप में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड डिवेलप करेगा कि इसी नॉर्थ पोल को अपोज कर सके। तो जब इसका नॉर्थ पोल और इसी लूप का जो नॉर्थ पोल है वो एक दूसरे को जब हम इसको नज़दीक लाते तो ये दोनों के बीच रिपल्शन होगी, और रिपल्शन के वजह से ये लूप जो है ये जो है इंड्यूस करंट इसको स्टॉप करने की कोशिश करेगा, क्योंकि नज़दीक लाने से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, और लेंज लॉ कहते हैं कि इसी इंड्यूस करंट ये इसी वैल्यू को डिक्रीज करना चाहेगा। सो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन बी, ट्राई टू स्टॉप द अप्रोच। 159 MCQs हमारे पास कुछ इस तरह है कि द एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन डिपेंड्स अपॉन। एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन जो है हम उसको फाइंड करते हैं बाय दिस एक्सप्रेशन, दैट इज 1 by E is equal to 1 by 2 kx0 का स्क्वायर। x0 हमारे पास है एम्पलीट्यूड। सो एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन ये डिपेंड कर रही है
amplitude of the oscillation per, that is option D is the correct option. 160 MCQs हमारे पास कुछ इस तरह के waves that has the highest frequency and penetrating power is. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे आखिर पर जो हमारे पास है वो है गेमा रेस, और गेमा रेस की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से इसकी पेनेट्रेटिंग पावर भी ज़्यादा होगी. सो गेमा रेस that has the highest frequency and penetrating power, option C is the correct option. 161 MCQs हमारे पास कुछ इस तरह के. According to first law of thermodynamics, when heat flows into a system and no work is done, the internal energy of the system must be. First law of thermodynamics जिसको हम इसी तरह लिखते हैं, that is delta U is equal to Q minus W. डेल्टा यू हमारे पास इंटरनल एनर्जी, क्यू हमारे पास है अमाउंट ऑफ हीट एंड डब्ल्यू हमारे पास है वर्क डन. तो यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू हमारे पास है 0. तो जब हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो वो सिस्टम टोटली इंक्रीज करेगा इंटरनल एनर्जी को. सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जब हम हीट इस सिस्टम को दे रहे हैं एंड हमारे पास जो है वर्क डन नहीं होगा, तो there will be increase in the internal energy, that is option A is the correct option. Last MCQs 162 हमारे पास कुछ इस तरह है कि if the length of the conductor is made 4 times its original length, its resistance become as. Resistance of a conductor को हम define करते हैं through this expression, this is R is equal to rho L divided by A. अगर हमारे पास एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन सेम हो तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, बशर्ते कि हमारे पास एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन जो है ये कांस्टेंट हो. तो जब हम लेंथ को 4 टाइम इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हमारे पास 4 टाइम इंक्रीज होगी. सो ऑप्शन ए इज द that is option D is the correct option, 4 times increases.